विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मूल अधिकार कर रहे थे हम, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, ठीक है। 18 तक हमने कर दिए। अब हम दूसरे मूल अधिकार पे पहुंच गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर, इसमें हमने 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 21, 21A और 22, ठीक है। तो अभी पहले आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 19, तो इसमें हमने 6 पार्ट पढ़ने हैं भाई। कौन कौन से? ABCDE, F नहीं पढ़ना है, G पढ़ना है। F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा उसको हटा दिया गया। उसको भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखकर उसको लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब हमने 19 पढ़ना है। तो 19 का जो हेडिंग है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले तो यही याद करना है आपने, हेडिंग याद करना है। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। फिर आपने पढ़ना 19(1) सभी नागरिकों को। अब पढ़ना आपने ABCDE, F नहीं पढ़ना है, G पढ़ना है आपने। इतना समझ में आ गया? तो 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F नहीं पढ़ना है, 19(1)G तक पढ़ना है आपने, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, याद कीजिए। तो A में क्या लिखा है? वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। दूसरे में लिखा हुआ शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार है। क्या है? शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार है। नंबर 3 पे संगम या संघ, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। और इसमें एक चीज नई जुड़ गई है, किस संविधान संशोधन से? 97वें संविधान संशोधन 2011 से इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है। अब इसको हम बोलते हैं 19(1)C को संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। क्या बोलते हैं? संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। इतना समझ में आ गया? B में याद करना है आपने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद ABCDE में पढ़ना है आपने, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें बड़ा दुख होता था, पहले हम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पढ़ते थे। अब ऊपर वाले की कृपा से जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अब हम सीधे पढ़ रहे हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है आपको, ठीक है। और फिर 4 नहीं पढ़ना है, यानी F नहीं पढ़ना है। फिर G पढ़ना है आपने, 6 पढ़ना है आपने सीधे, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का, यानी टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो जब आप ये याद कर लेंगे तब डिटेल पे जाना भाई। क्या करना? क्योंकि इसके बीच में से क्वेश्चन बनेंगे। कई बार तो इतना याद करके ही काम चल जाता है। जैसे उसने बोला कि सभी नागरिकों को 19(1)A में बोला वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो 19(1)A में है। पर इतने पे नहीं रुकते हैं हम लोग। और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं वो डिटेल में पढ़नी है अभी हमने। क्या करना है? ऐसे ही शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का, आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन निरायुद्ध, आयुद्धों के साथ नहीं। ये नहीं कि आप क्या बंदूक लेके जा रखे और खेलेंगे हो जट आज खून दियां होलियां, एक गाना गा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप? शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का। क्या? तीसरे से क्वेश्चन पूछा है एक बार कि भारतीय लोकतंत्र का आधार कौन है? भाई लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टियां जरूरी होती हैं, और राजनीतिक पार्टियों का गठन किस आर्टिकल से होता है? 19(1)C से होता है। कांग्रेस अपवाद है, कांग्रेस 1885 में बन गई, लॉर्ड डफरिन के समय में बन गई, ठीक है। एलन ऑक्टोवन ह्यूम शिमला के सन्यासी ने बना दी, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मान्यता है वो 19(1)C से है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप मजदूर संघ बना सकते हो, बेरोजगार संघ बना सकते हो, किससे बना सकते हो? 19(1)C से, ठीक है। ऐसे ही राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, आप घूम सकते हो, कहीं भी पूछ सकता है कि अबाध संचरण का।
लेकिन मैंने कहा ये सारे मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है, इन पर युक्त निर्बंधन लगेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। यूपीएससी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन पूछेगी आपसे, किन किन आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ठीक है, आपको भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है, लेकिन यार कोरोना फैला हुआ और आप कह रहे हैं मेरे पास 19(1) है जी, आई एम फ्री टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर बैरिकेडिंग कर दी गई है तो आप नहीं जाएंगे वहां पर, क्या नहीं जाएंगे? लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और किसको, वो आगे पढ़ लेंगे हम, पर बता रहा हूं मैं कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, या कोई प्रोहिबिटेड एरिया है, लॉन्चिंग स्टेशन पे आपने कहा ना जी आज तो यहाँ मैंने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे लगाना है, मैं जा रहा हूँ कहाँ, चांदीपुर टेस्ट रेंज में, वहाँ मिसाइल का परीक्षण हो रहा, और आप कह रहे ना आई एम फ्री टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स माई फंडामेंटल राइट। ये नहीं चलेगा, समझ में आया? ठीक है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अरे भाई ठीक है, आपको भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, पर ये थोड़ा यार कि तुमने पूरे हिमालय को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, स्काई स्क्रैपर्स बना दिया, पूरा न्यूयॉर्क बसा दिया आपने हिमालय पे, फिर तो हो गया, फिर तो सिस्मिक जोन 5 और 4 पे हम, है ना, क्या हो जाएगा फिर कुछ समय बाद, सब तबाह। समझ में आ रहा है? ये बताना चाह रहा हूं मैं कि भाई कहीं आपने कहा ना जी मैं तो अब अंडमान निकोबार में, जहां पर जारवा, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी जनजाति रहती है, मैं तो उन्हीं के बीच में रहूंगा, मैं वहां पे बड़ा फ्लैट बनाऊंगा और ये करूंगा, नहीं कर सकते भाई, कुछ प्रतिबंध लगेंगे आप पर, क्या लगेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ठीक है। या कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का, पहले मैं हल्के में बता रहा हूँ फिर मैं डिटेल बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। आपने कहा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। अब आपने कहा यार पैसा है, पढ़ाई में तो है नहीं, ठीक है, ना ही नौकरी में है, ऐसा करता हूँ स्मगलिंग करता हूँ, ये थोड़े कि स्मगलिंग करोगे आप, पता चला आप क्या बेच रहे हो, हाँ, मलाना की चरस बेच रहे हो आप, हिमाचल से लाके, मलाना ही है वो गाँव, चरस जहाँ की फेमस मानी जाती है, मलाना हिमाचल प्रदेश। आपने कहा मैं ये नहीं बेच सकते, प्रतिबंध लगेगा, गिरफ्तार हो जाओगे, बेल नहीं होगी, समझ में आया? या आपने कहा मैं अब एडवोकेट बनूंगा, एलएलबी करनी रखी, काला कोट सिलवाया आपने, बैठ गए, नहीं बन सकते भाई, आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, बार एसोसिएशन में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को। या आपने कहा कि अब मैं दवाइयों की दुकान खोलूंगा, और पता चला आपकी दवाइयों के बांटने से 10 लोग क्या हो गए, हताहत और लोग गमन हो गया उनका, क्यों? क्योंकि आपने बी फार्मा, एम फार्मा तो कर ही नहीं रखा था, दवाइयों की पता ही नहीं थी आप क्या होता, सॉल्ट क्या होता, वही कुछ डिग्रियां, मतलब सरकार बोलती है क्या लाइसेंस होगा, डिग्री होगी कोई, तभी तो आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं। आपने कहा मैं अब स्कूल खोलूंगा, खुद तो पढ़े नहीं और आपने स्कूल खोल दिया और बच्चों का भविष्य क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है वैसे, पर बता रहा हूँ कि बीएड और एमएड करना जरूरी होगा। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे तो आपका क्या होना जरूरी है, एमएड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, अगर प्राइवेट स्कूल में भी आप प्रिंसिपल हैं तो आपका एमएड करना क्या है, बहुत जरूरी है। इतना समझ में आया? हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आप बिना बीएड एमएड के, ठीक है, ये चीज। तो अब इसको पढ़ते हैं भाई, 19(1)(a) को पढ़ते हैं। 19(1)(a) क्या बोलता है, पहले ये याद हो गया, 19(1)(a), 1B, 1C, 1D, 1E, 1G याद हो गया, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो 19(1)(a) को जब डिटेल में पढ़ते हैं हम, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 19(1)(a), ठीक है, भारत के सभी नागरिकों को, किसको, सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार देता है। ये नागरिकों के लिए है, ये नहीं कि कोई विदेशी आया और उसने कहा बोलना शुरू कर दिया उसे त्रिवेणी घाट पे जाकर, नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है, 19(1)(a) के तहत भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी अधिकार है, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार, अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(a) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इस क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। कौन, अभिव्यक्ति।
विचारों को व्यक्त करने में जितने भी साधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अभिव्यक्ति के अंतर्गत। विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। अब हमने बोल तो दिया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाई कौन बताएगा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? कहीं आप गए त्रिवेणी घाट में और आपने गाली गलौज शुरू कर दिया, तो क्या वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? नहीं है। आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। या आपने क्या कर दिया, देश को तोड़ने की बात कर रहे, अपराध उद्दीपन कर रहे, अंधा कानून है गाना गा रहे, ये नहीं चलेगा ना। ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता है। कौन आता है? इसकी लिस्ट बता देता हूं मैं, ये याद करनी पड़ेगी आपको। क्या? सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इसकी स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है भाई? आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आती है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। ये केस गया था एक साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला था 1962 में, चीन की लड़ाई लगी हुई थी। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हाँ। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदल थे, विदेश में गए, उन्होंने देखा सब लोग झंडा फहरा रहे, हमारे यहाँ कानूनी मतलब नियम ही नहीं था, हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग में झंडा फहराया जाता था। ठीक है, वहां हम जाते थे, राष्ट्रगान गाते थे, ध्वज का सम्मान करते थे, बूंदी मिलती थी, या स्कूलों में फहरा सकते थे। बट घर घर में, मतलब अगर मैं चाहूं कि इंस्टीट्यूट में फहराना है तो क्या ध्वज संहिता लगती थी, कुछ नियम थे। तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला था 2004 का, तो बोला गया भाई ध्वज फहराने का अधिकार भी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर आप ये नहीं कि आपने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की साड़ी पहन ली, है ना। एक शांति नाटक आता था, क्रिकेट चल रहा था, उसमें एक नायिका थी, उसने उस तरह की साड़ी पहनी, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे, मतलब उसको फाइन लगा उस पर। क्यों? क्योंकि आपने झंडे की क्या कर दी, राष्ट्रीय ध्वज जो है उस कलर की क्या कर दी, आपने साड़ी पहन दी। आप जूते पे नहीं लगा सकते, आपको वैसे अपने नंबर प्लेट पर भी नहीं लगाना चाहिए जहां कीचड़ विचड़ लगता है। ठीक है। झंडे को कभी भी घुटनों से नीचे नहीं ले जाया जाता, और ऐसे भी नहीं फहराया जाता जैसे तमाम फैर रखे हैं, मतलब झंडा क्या हो गया, फट गया, लेकिन क्या फिर भी उतारा नहीं है कई लोगों ने। अभी बीजेपी का अभियान था ना राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, ठीक है फहराओ, लेकिन जब आपको लगता है कि वो पुराना हो गया है या हवा से फट गया है तो उसको ससम्मान क्या करना है, उतारना है, उसको फोल्ड करना है, और अकेले में उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। समझ में आ गया? ठीक है। वाणिज्यिक भाषण, भाई विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, लेकिन अब इस विज्ञापन की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लग गए हैं, ये पता होगा आपको। अगर आप भ्रामक विज्ञापन दोगे तो क्या लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। और ये आईएस लॉबी अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली में एक बड़ा खेल चल रहा था, ठीक है, एक ही जो टॉपर था वो कई इंस्टीट्यूटों में दिखाई देता था, बच्चा परेशान कि मैं जाऊं कहाँ कहाँ एडमिशन लूं, तो पता चला कि बाद में खरीदे जाते थे, क्या जो टॉपर्स हैं वो खरीदे जाते थे। ठीक है। और मार्केट है बहुत बड़ा, ये क्या है, मार्केट है। आपके आईएएस बनते ही आपको फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन पर प्रतिबंध लग गया है, आप आईएएस में निकलोगे, आप किसी भी प्रकार से भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते, ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भ्रामक विज्ञापन क्या कर सकता है, या किसी भी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन, क्या देश की पसंद की, है ना, या कोई ऐसा भ्रामक विज्ञापन जिसमें आप दिखा कुछ रहे हैं अंदर कुछ और निकल रहा है, तो ऐसा नहीं दे सकते। तो उस पर क्या है, कानून बन चुका है। ऐसे जानने का अधिकार, राइट टू नो, राइट टू नो भी आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जानने का अधिकार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतदाता को सूचना का अधिकार, भाई उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंडादेश, संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानने का अधिकार है। आपका जो प्रत्याशी जो खड़ा हो रखा है, जो भी आपके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ा लिखा है, क्या उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, उसकी संपत्ति कितनी है, ये पता होना चाहिए आपको कि उसके पास संपत्ति कितनी है, उसकी देनदारी कितनी है, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये पता होना चाहिए ना। तो मतदाता को सूचना का अधिकार भी किसमें है, आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। चुप रहने का अधिकार, बीच में क्या हुआ, राष्ट्रगान बजता था भाई पिक्चर हॉल के अंदर,
कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ नहीं होते थे। कई बार राष्ट्रगान चल रहा है, कुछ लोग चल ही रहे हैं। अब भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई इमरजेंसी है तो वो चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा भाई कि चुप रहने का अधिकार। क्या इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला है, ठीक है। इसमें बोला कि आप राष्ट्रगान हो रहा है, आप अगर चुप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि आप गाएं, लेकिन मन में आपके उसके प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आप क्या हो कि इसेंशियल सर्विस में हो, आप डॉक्टर हो या आप कहीं क्या हो, मेडिकल लाइन में हो, कहीं जाना है आपने, किसी रोगी को देखना है, या आप ब्लड देने जा रहे हो, बीच में राष्ट्रगान, तो आप रुकोगे थोड़े, आप सीधे निकलोगे वहां से। लेकिन मन में राष्ट्रगान के प्रति आपके क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, उसे पूरा गाएं। इतना समझ में आया? ठीक है। तो बड़ा बवाल हुआ था पिक्चर हॉलों में, राष्ट्रगान बजता था, कुछ खड़े होते थे, कुछ नहीं होते थे, ठीक है। चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान का मामला ये पुराना है वैसे मामला, लेकिन बाद में भी आए, मैंने कहा ये मामले। इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला। अगला, सूचनाओं और समाचारों को जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता में आती है, साक्षात्कार आदि से, ठीक है। प्रभुदत्त बनाम भारत संघ का मामला 1982 का, ये किसमें आया, 19(1)A में आया। ऐसे विदेश जाने का अधिकार भी किसमें, 19(1)A में है, विदेश जाने। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978, संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, विमान दुर्घटना में। मेनका गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मेनका गांधी ने भारत संघ पर केस किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा 19(1)A में विदेश जाने की स्वतंत्रता है भाई, क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता भी। ये आप आगे भी पढ़ेंगे अभी, मेनका गांधी वाला केस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। आप आंखों देखा हाल प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कुछ विभत्स दृश्य है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस दृश्य को देखकर क्या हो जाए, बच्चे, महिलाएं क्या हो जाएं, या जो जिनके हार्ट वीक होते हैं वो क्या हो सकता है, उनको दिक्कत हो सकती है, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा सकते हैं देखकर। माना कहीं पे कोई दुर्घटना है, किसी को बहुत, कहीं पर किसी का मर्डर हुआ और आप उसको क्या कर रहे हो, आंखों देखा हाल दिखा रहे हो, तो वो गलत है, वहां पे ब्लर करना पड़ेगा आपको। इतना समझ में आ गया? लेकिन मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार भी आर्टिकल 19(1)A में आता है। प्रदर्शन और धरना, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग, किंतु तभी जब तक कि वह हिंसात्मक और उच्छृंखल नहीं है। हिंसात्मक नहीं होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन कर सकते हो, धरना दे सकते हो, लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? पूर्व अवरोध, प्री सेंसरशिप लगा सकते हो आप, क्या कर सकते हो, प्री सेंसरशिप का अधिकार भी आर्टिकल 19(1)A के तहत आता है। ऐसे ही हड़ताल एवं बंद का अधिकार 19(1)A के अंतर्गत केवल मूल अधिकार नहीं है, अतः बंद का आह्वान एवं आयोजन असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक है। बंद और किसका, बंद का आह्वान एवं आयोजन असंवैधानिक है। 19(1)A के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है, हड़ताल और बंद का अधिकार। ये ऑप्शन में देगा, आपने कहा ये नहीं है, ठीक है। इंटरनेट का अधिकार, अनुराग भसीन बनाम भारत संघ का मामला 2020 में आया। इंटरनेट का अधिकार भी क्या है, क्या है, आर्टिकल 19(1)A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इतना समझ में आ गया? अब भाई ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछेगा 19(1)A में क्या नहीं आता है, कौन कौन से आते हैं। तो मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं एक प्रेस की स्वतंत्रता देता, एक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता, एक मैं जानने का अधिकार देता, राइट टू नो, एक मैं क्या, चुप रहने का अधिकार देता। जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब किस में आ रहे हैं? अब क्या होता है, मैंने कहा ये आत्यंतिक नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किन किन आधारों पर आप पर क्या युक्त निर्बंधन लगेंगे वो भी पता होना चाहिए। यूपीएससी बार बार यहां से क्वेश्चन पूछ रही है, फिर दोबारा पूछेगी, लोक सेवा आयोग भी पूछ सकता है। आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(1)A आर्टिकल 19(2) के साथ पठनी है। 19(2) को पढ़ना पड़ेगा आपको आर्टिकल 19(1)A के साथ। क्या 19(1)B के साथ 19(3) को पढ़ना पड़ेगा, 19(1)C के साथ आपको 19(4) को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निर्बंधन जो है वो कहां दे रखे, 2, 3, 4, 5, 6 में दे रखे हैं।
अब जब आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ेंगे तो साथ में आपको 19(2) भी पढ़ना जरूरी है। 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये कौन कौन से आधार होंगे? नंबर 1, अगर आपके बोलने से आपके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नंबर 1 भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही है। क्या? नंबर 1 पे याद करना, भारत की प्रभुता और अखंडता। नंबर 2, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। क्या हो रही है? राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। नंबर 3, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहे हैं आपकी अभिव्यक्ति से। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहे हैं। लोक व्यवस्था बिगड़ रही है आपकी वजह से। क्या हो रही है? लोक व्यवस्था बिगड़ रही है। शिष्टाचार और सदाचार खराब हो रहा है आपकी वजह से। गाली गलौज कर रहे हो आप, शिष्टाचार सदाचार क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। अगला, न्यायालय की अवमानना कर रहे हो आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? न्यायालय ने कुछ कहा और आप क्या कर रहे हो? नहीं जी, मैं तो अपनी उस पर चलूंगा। न्यायालय की अवमानना कर रहे हो अगर। अगला, मानहानि कर रहे हो किसी की। क्या कर रहे हो? डिफेमेशन कर रहे हो। अगर आप अपराध उद्दीपन कर रहे हो, अपराध करने के लिए किसी को क्या उद्दीपित कर रहे हो, बोल रहे हो कि चलो भाई क्या करते हैं, आज आग लगा देते हैं उस बस्ती में, तो ये सब इन आधारों पर क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, युक्त युक्त निर्बंधन लगेंगे। एक बार फिर बोल रहा हूं, नंबर 1 भारत की प्रभुता अखंडता, नंबर 2 राज्य की सुरक्षा, नंबर 3 विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, नंबर 4 लोक व्यवस्था, नंबर 5 शिष्टाचार सदाचार के हित में, नंबर 6 न्यायालय की अवमानना, नंबर 7 मानहानि, नंबर 8 अपराध उद्दीपन के संबंध में। इतना समझ में आ गया? तो ये 19(1)(a) लगभग हमने कर लिया। इसकी इससे भी ज्यादा डिटेल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोक सेवा आयोग तक के पेपर निकालने के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब जाते हैं हम 19(1)(b) में। क्या? 19(1)(b) सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) भारत के सभी नागरिकों को, फिर देख लो, नागरिकों को, किसको? भारत के सभी नागरिकों को। यूक्रेन वाले नहीं कर सकते यहाँ पे धरना, कहीं जंतर मंतर में आगे यूक्रेन वाले बैठ गए, नहीं बैठ सकते, भारत के नागरिक बैठ सकते हैं। 19(1)(b) भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। कैसा? सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन निरायुध, आयुधों के साथ नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अनिवार्य अंग है। क्या है? ये इसमें नहीं है, ये आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे हम, जब धर्म संबंधी अधिकार पढ़ रहे होंगे। तो सिख को हम ये नहीं कह सकते कि आप अपनी कृपाण निकालो भाई। सिख लोगों को पता है कि कृपाण कब निकालनी है। ठीक है, गुरुजी ने बता रखा है, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। किसी दूसरे की सहायता के लिए क्या की जाती है? कृपाण निकाली जाती है। इतना समझ में आ गया? तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का, ठीक है, वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। अगर आपको जुलूस निकालना है, अगर आपको क्या करना, सभा करनी है, सम्मेलन बुलाना है, आप 19(1)(b) से आप क्या कर सकते हो, लेकिन निरायुद्ध, आयुद्धों के साथ नहीं, है ना। कहीं आपने बुला दिया कि 2 नाली लेके आ जाना भाई सब लोग, आज अपनी, आज क्या करेंगे हम, फायर करेंगे कि आज नहीं कर सकते, चलो। किंतु यह अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है। आर्टिकल 19(1)(3) पढ़ना पड़ेगा इसके साथ, 19(1)(b) के साथ क्या करना पड़ेगा? अगर आपके सभा और सम्मेलन बुलाने से भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही है तो आप पर निर्बंधन लगेंगे। सिम्मी होता था, एक सिम्मी संगठन होता था, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक करके, फुल फॉर्म देखिए सिम्मी की, देखिए तो उस पर प्रतिबंध लग चुका है। और लोक व्यवस्था के हित में, लोक व्यवस्था के हित में मतलब अगर आपने सभा बुलानी है ना, सबसे पहले आपको निकटतम थाने में क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? शासन प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा मेरे कितने लोग आएंगे। क्या बताना पड़ेगा? कितने लोग होंगे इस सम्मेलन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10,000 बताया और 10 लाख आ गए। 10 लाख नहीं आएंगे वैसे। हाँ जी बोलो। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी, क्या बैन है? हाँ बैन है, क्योंकि आप भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या कर रहे थे? खंडित करने का प्रयास कर रहे थे। तो जो भी सभा और सम्मेलन ऐसा होगा
जो क्या करेगा, हाँ, तो उनका सभा सम्मेलन नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर हो गया। लोक व्यवस्था के हित में मैंने बता दिया, निकटतम थाने में बताना पड़ेगा, जुलूस निकालना है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा रास्ता ये होगा, या शासन तय करेगा, प्रशासन तय करेगा कि आपकी इस रास्ते से होकर क्या होगी, झांकी जाएगी, या आपका जो भी विरोध है वो आप यहाँ से होकर जाओगे। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं जी हम तो मसाल जुलूस निकालेंगे, तो मसाल जुलूस के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका क्या भरोसा भाई, पता लगा 10,000 लोग हैं, मसाल लेके जा रहे हैं, कहीं भी आग लगा दी। ठीक है, तो उसमें पूरा देखा जाता है, तब परमिशन दी जाती है। और माना आपने कहीं पे परमिशन ली, आपने कहा 5,000 लोग होंगे मेरे, कितने, पुलिस तब तक शांत रहेगी जब तक 5,000 लोग होंगे। जहां आपके 10,000 हुए, आप पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत सूचना दी, किसको, शासन और प्रशासन को। इतना समझ में आया। और ऐसा हुआ है भूतकाल में, पता है ना। हाँ। तीसरा मूल अधिकार जो है वो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। और साथ में मैंने कहा इसमें एक और चीज जुड़ गई है, सहकारी समिति। सहकारी समिति को जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ दिया गया है। तो आप संगठन भी बना सकते हो, आप संघ भी बना सकते हो, आप सहकारी समिति भी बना सकते हो। तो 19(1)(c) द्वारा नागरिकों को, फिर ध्यान देना, नागरिकों को, किसको, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। यहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, संसदीय लोकतंत्र का आधार कौन सा आर्टिकल है, 19(1)(c). जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती है 19(1)(c) से। ठीक है। खास आदमी पार्टी बनानी है, आप बना सकते हो। आपको बेरोजगार संघ बनाना, बना सकते हो। मजदूर संघ बनाना है, मजदूर संघ बना सकते हो। ठीक है। तो भाई इसके तहत ही राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी गठन किया जाता है। ध्यातव्य है कि संगठन बनाने के अधिकार में संस्था अथवा संगठन बनाने या ना बनाने, उसको चालू रखने या ना रखने, उसमें शामिल होने या ना होने का अधिकार भी शामिल है। मर्जी है आपकी, आप शामिल होना चाहो तो हो, नहीं होना चाहो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाध्य नहीं कर सकती है आपको कि नहीं जी इसी में हो। हाँ ठीक है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई, परंतु यह अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है। इस पर भी 19(4) किसके तहत, 19(4) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अगर आपके संगठन या संघ बनाने से, जैसे मैं सिंघवी का उदाहरण दे रहा था, भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही हो, क्या हो रही हो, ये हर जगह पे पढ़ रहे हैं अभी तक हम, भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही हो, लोक व्यवस्था बेकार खराब कर रहे हो, अगर आप आपके संगठन या संघ बनाने से लोक व्यवस्था खराब हो रही हो, या सदाचार के हित में आपके संगठन या संघ बनाने से क्या हो रहा हो, सदाचार। इतना समझ में आ गया। ठीक है। ऐसे 19(1)(d) समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए ये इकाई की तरह है। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। किन आधारों पर, साधारण जनता के हित में। मैंने कहा नहीं आपको, ठीक है, यू आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पर मैंने कहा कोई एपिडेमिक है, कोई पेंडेमिक है, आपको मना किया गया, आपको बोला गया घर पे रहो। क्या करो, तो घर पे रहो। फिर कहाँ पे रहो, क्योंकि आपके बाहर निकलने से साधारण जनता का अहित हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। मैंने कहा कि भाई जनजातियों के इलाके में नहीं जाना है, आपने घुसपैठ नहीं करनी है, पैसा होगा उसे अपनी जेब में रखो, जनजातियों के क्षेत्र में नहीं जाओगे आप। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है, अंडमान निकोबार में जहां पर जारवा, सेंटलीज ये रहती हैं, इसके इतने मीटर के दायरे में कोई भी पर्यटक नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग स्टोन एज से अपने आप को बचाए हुए हैं। आप उनकी फोटो नहीं खींचोगे, आप उनकी तस्वीरें क्या नहीं करोगे, सार्वजनिक नहीं करोगे फेसबुक में। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है। और सरकार ये भी कर सकती है कि जनजातीय क्षेत्र है, उनका एक अपनी संस्कृति है, एक अपनी परंपरा है, अपने मकान बनाने का एक तरीका है, और आपने कहा ना जी मैं यहाँ पे तो 5 मंजिल बनाऊंगा, तो आपकी परमिशन रोक दी जाएगी। आपको बोला जाएगा नहीं, अगर आपको बनाना है तो इसी तरह का, अगर आप बनाना चाह रहे हैं उसी जनजाति से अगर आप संबंधित हैं तो। ठीक है। निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिजाइड, आर्टिकल 19(1) क्या ई बोलता है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर पहले अपवाद था, वो भी नहीं रहा।
नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किंतु राज्य द्वारा आर्टिकल 19(5) के द्वारा युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, साधारण जनता के हित में। नंबर 2, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। फिर आर्टिकल 6 19(1)(6) बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 19(1)(g) टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, यानी कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान है, लेकिन व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद करने का, कर देने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, किंतु यह अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है। साधारण जनता के हित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो किसी वृत्ति, आजीविका, कारोबार या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता विहित करती हो। मैंने कहा अगर दवाइयों की दुकान खोलनी है तो बी फार्मा, एम फार्मा होना चाहिए। आपको प्रिंसिपल बनना है तो एमएड होना चाहिए। आपको वकील बनना है तो आपको वकील साहब बनना है तो आपको एलएलबी होनी चाहिए आपके पास डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है। कोई वृत्तिक या तकनीकी योग्यता विहित करती है अथवा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों के पूर्ण या भागता अपवर्जन का बंद कर सकती है। बोल सकती है सरकार, आप नहीं बनाओगे शराब। कहीं आपने बोला कि नहीं जी अब मैं शराब बनाऊंगा घर पर, क्या करूंगा, भट्टी लगाऊंगा, है ना, बहुत मुनाफा है कि इसमें। नहीं लगा सकते भाई। शराब कौन बनाएगी? कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार के क्या होंगे? अल्कोहल कहाँ बनता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिलरीज। डिस्टिलरीज में बनेगी अल्कोहल। सरकारी अधिकारी होगा, एक 3 स्टार व्यक्ति बैठा होगा, उसी के संरक्षण में कितना अल्कोहल बना, फिर वहां से आवंटन सारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सरकारी अपना शराब बनाती है, सरकारी बेचती है, सरकारी आवंटित करती है, क्या ठेके वेके जो भी होती है। हाँ, आप अगर जनजाति हो, आप जंगलों के बीच में, आपकी प्रथा है, कुछ तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत क्या दे दो, आपकी परंपराओं में हो माना, उसमें थोड़ी बहुत छूट दे सकती है। आपने अपने लिए बनाई, अपनी पिया, अपने आप चुपचाप सो गए। लेकिन आप बेचने निकलोगे, है ना, तो फिर आप पर क्या लगेगा, कार्रवाई होगी। इतना समझ में आ गया? एक भैया ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट में गया। ऋषिकेश का मामला है। क्या है ये? बोला गया कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित में युक्त माना गया। अरे भैया, ऋषिकेश में अंडे बिकने ही बंद हो गए। उसके बाद से बिकने बंद हो गए, मतलब आप नगर पालिकीय क्षेत्र में अंडा, मीट वगैरह नहीं बेच सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि अंडा, मीट ग्रामीण क्षेत्रों में बिकते हैं या नगर पालिकीय क्षेत्र से बाहर बिकते हैं या रेलवे की भूमि के आसपास बिकेंगे। कहाँ बिकेंगे? जो नगर पालिका क्षेत्र से क्या होगा, बाहर का क्षेत्र होगा, वहां पर बिकेंगे। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। और इसी धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की संतान आप लोग हैं, यहाँ पर आपने जन्म लिया। ठीक है, नाम रोशन करो भाई। अगला, सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 का मामला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना आर्टिकल 19(1)(6) के तहत मूल अधिकार है। क्या है? आप किसी रेडी वाले को ऐसे नहीं उठा सकते। अब आपको पास देने पड़ेंगे उनको। क्या करने पड़ेंगे? सड़क किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना आर्टिकल 19(1)(6) मतलब 19(1)(g) के तहत मूल अधिकार है। क्या है? तो ये बताना है आपने, जो ठेली वाले होते हैं उनको बताना है। पर उनको ये भी बताना है कि भाई ऐसा भी मत करना कि आधी सड़क इधर से घेर ली और आधी सड़क इधर से घेर ली और बीच में से स्कूटी भी नहीं जा रही। ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आवश्यकता हो, जबरदस्ती ऐसी जगह पर न लगाएं, है ना। कि जानकी सेतु के बीच में आपने ठेली लगा दी, आपने कहा मूल अधिकार है जी मेरा। सोदन सिंह बनाम क्या नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 का मामला है। हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अपनी रेडी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है साधारण जनता के हित में। किसमें? साधारण जनता के हित में। इतना काफी है। ठीक है, तो अब अगला आर्टिकल कल करेंगे हम 20।